हेलो फ्रेंड, नमस्कार। CGPSC हैंड रिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आगामी पेपर CGPSC ACF के लिए क्रैश कोर्स लेके आए हैं। ये आप ही लोग के कहने पर ये क्लासेस हम लोग के द्वारा लेके आ गई है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर ACF के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वाइज करा दीजिए करके। उसी को ध्यान में रखकर हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट के आपके क्लासेस डलते जाएंगे, तो जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और क्लासेस आपको छूटे मत। और या फिर आप लोग नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से डायरेक्ट आप बैच में ऐड हो सकते हैं। निःशुल्क बैच है, किसी प्रकार का फीस नहीं देना है, सारी क्लासेस आपका निःशुल्क होंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो देखिए हम लोग जनरल देख लेते हैं। पहले देखिए ACF का, जैसे बहुत दिन हो गया आप लोग को सिलेबस भी याद नहीं होगा, तो एक बार सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। पेपर फर्स्ट से स्टार्ट किए हम लोग। पेपर फर्स्ट को हम लोग 3 भाग में बांटा हुआ है। ठीक है, पहले ACF में 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो पेपर 1 की बात करें हम लोग, पेपर 1 में 3 भाग है। एक सामान्य अध्ययन है, दूसरा भाषा का है और तीसरा मैथ्स और रीजनिंग का है। तो सामान्य अध्ययन में केवल छत्तीसगढ़ है, याद रखेंगे, केवल छत्तीसगढ़ का 50 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे PSC में आता है, PSC में जैसे तैयारी किया 50 क्वेश्चन सेम। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा जिन्होंने अभी PSC की तैयारी किए थे उन लोग को। ठीक है, उनको बस रिवाइज करना है अभी तुरंत का तुरंत, तो हो जाएगा। और रिवाइज के लिए हम लोग शॉर्ट नोट्स के तरीके से आपको रिवाइज करा देंगे, तो आपका ये लगभग 1 हफ्ते में रिवाइज हो जाएगा आपको पूरा। अगला भाग में जाए तो इससे 50 क्वेश्चन आएगा, सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ का पूरा। अगला भाग में जाएं तो अगला हमारा भाषा है। इसको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि हम लोग PSC के समय इसको ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये CSET का भाग होता है। तो हमको ऐसा लगता है कि अगर जनरल से 33 नंबर लाना है, कैटेगरी वाले हैं तो आपका 23 लाना है, बोल के हम लोग इसको पढ़े नहीं रहते। लेकिन अब इसमें पढ़ना पड़ेगा। भाषा का इन तीनों सेक्शन मिला के 50 क्वेश्चन आना है। ठीक है, इन तीनों से मिला के कितने क्वेश्चन आना है? 50 क्वेश्चन। तो अब इसका वेटेज बढ़ गया, तो इसका तो इस बार मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हिंदी को तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, इससे आता है हिंदी से लास्ट ईयर का अगर देखें तो आया था 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन के लगभग आता है हिंदी से। इंग्लिश से आता है आपका 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन हिंदी से आता है, और छत्तीसगढ़ी का भी 15 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, लगभग 15 क्वेश्चन इसका भी रहता है। तो ये दोनों हिंदी से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन और छत्तीसगढ़ी से 15 क्वेश्चन। इस प्रकार से ये तीनों मिला के 50 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो इसी से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अभी, क्योंकि जो हमारा बिग सब्जेक्ट रहता है उसको पहले स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अभी समय रहते हुए। तो अभी इंग्लिश की क्लास आपको लेके आएगी जागृति मैम, तो वहाँ से आपका इंग्लिश का क्लास डेली कीजिएगा। और अभी मैं स्टार्ट करूँ आज से छत्तीसगढ़ी भाषा। हम लोग लैंग्वेज का स्टार्ट करेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्दी से खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ACF का पेपर है, 1 लाइनर आएगा, सीधा ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा। तो डिटेल ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टाइम पास नहीं किया जाएगा, एकदम फैक्ट टू फैक्ट पढ़ेंगे हम लोग, जो एग्ज़ाम में आता है और आ सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, हमारा पूरा फोकस रहेगा क्वेश्चन के जरिए कवर करना। ठीक है, तो जल्दी से इसको 2-3-4 क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे, थ्योरी को लगभग एक सप्ताह में सबको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि जब जैसे ही अभी आ जाएगा, बार बार तो आयोग बोल रहा है कि आने वाला है, बस कुछ ही दिन में करके जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा हम लोग भी अपना स्पीड बढ़ा देंगे। तो डेली बने रहिएगा। तो इन तीनों से मिलकर 50 क्वेश्चन आना है। पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 50 36 हो गया, 50 लैंग्वेज, अब बच गया हमारा 50 मैथ्स। तो ये 10वीं लेवल जो सेम PSC CSET में आता है वही है। ठीक है, रीजनिंग, तार्किक, तर्क विश्लेषणात्मक क्षमता, ठीक है, संचार कौशल, निर्णय निर्माण, समस्या निवारण, मानसिक योग्यता, रीजनिंग हो गया आपका, और ये मैथ्स हो गया। ठीक है, तो ये इसका 50 क्वेश्चन रहेगा। तो 150 क्वेश्चन का पहला पेपर होना है, तो उसी की तैयारी पहले कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, साथ ही साथ वानिकी और कृषि विज्ञान की कुछ क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आपको इसके साथ उसको भी एक एक बार देखते रहिएगा। इंग्लिश की पुरानी क्लासेस भी CGPSC मेंस का जो अपलोड है उसको भी देख लीजिएगा एक बार, और जो अभी चलेगा उसको तो देखना ही है।
ताकि दोनों में से जिससे ज़्यादा समझ में आए क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिलेबस समझ में आ गया सभी को, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और जो नए हैं उनको बार बार बोल रहा हूँ, आप बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, पूर्णतः निःशुल्क है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट तो सीधा व्हाट्सअप में पहुँच जाओगा, वहाँ से टच करके तो व्हाट्सअप बैच में हो जाइए, ताकि जो भी नोट्स मिले, जो भी आपका हो, आप लोग को उसमें मिल जाए। तो चलिए छत्तीसगढ़ी स्टार्ट करेंगे, तो उसका पहले देख लेते हैं सिलेबस डिटेल क्या क्या है। देखिएगा छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या पढ़ना है हमको, छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान, इसमें आपका सब व्याकरण आ जाएगा, ठीक है। रचन ये सब आ जाएगा पूरा, आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण। अगला छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास और इतिहास, छत्तीसगढ़ी भाषा का जो विकास और इतिहास है उसके बारे में पढ़ना है। छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार हैं। छत्तीसगढ़ की व्याकरण है, छत्तीसगढ़ी के व्याकरण। हिंदी ले छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी ले हिंदी, ये प्रशासनिक शब्दकोश, ठीक है। हिंदी से छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं उसको, और छत्तीसगढ़ी से हिंदी में क्या बोलते हैं ये। तो ये आपका पूरा पीएससी का ही सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग और सारे एग्जाम में ये आपका काम आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग लेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा आज इतना कंप्लीट करेंगे हम लोग, छत्तीसगढ़ी भाषा के इतिहास एवं प्रमुख साहित्यकार। इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, एकदम फिक्स है, हर एग्जाम में आता है, चाहे पीएससी हो चाहे एसीएफ हो। तो इतना को आज कवर करते हैं, 2-3 क्लास में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा की, छत्तीसगढ़ी के भाषा साहित्य का इतिहास एवं विकास, क्या इसके जो साहित्य है उसके इतिहास कैसे हुआ, कितने विकास हुआ, कैसे कितने खंडों में इसको बांटा गया, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए तो थोड़ा सा थ्योरी इसको देख लेते हैं, जो थोड़ा डाल दिया हूँ यहाँ। छत्तीसगढ़ में मिले शिलालेखों के आधार पर छत्तीसगढ़ी का जन्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, याद रखेंगे 6वीं शताब्दी से माना जाता है। छत्तीसगढ़ी जन्म बोलेगा तो 6वीं शताब्दी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहो तो आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। या आपको नोट्स चाहिए रहेगा तो आप व्हाट्सएप में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी का जन्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से माना जा सकता है। उसके कुछ पहले मागधी प्राकृत के शिलालेख छत्तीसगढ़ी के पूर्व दिशा में, सौसेनी प्राकृत के शिलालेख उत्तर पश्चिम दिशा में मिले हैं। तो याद रखेंगे पूर्व दिशा में क्या मिला है, मागधी। सौसेनी कहाँ मिला है, तो उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक, पाकिस्तान साइड। इन दो प्राकृतों के मिलने से एक नई प्राकृत का जन्म हुआ, जिसे अर्धमागधी बोला। तो अर्धमागधी किससे बना है, तो मागधी प्राकृत से और सौरसेनी से, ये दोनों से मिलकर क्या बना, अर्धमागधी बना, याद रखेंगे, ठीक है। अर्धमागधी से ही छत्तीसगढ़ी के वर्तमान स्वरूप का विकास हुआ है। तो याद रखेंगे अर्धमागधी से ही हमारा छत्तीसगढ़ी का जो वर्तमान स्वरूप अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिससे क्वेश्चन आना है, वो किससे आया, तो अर्धमागधी से आया है, ठीक है। क्वेश्चन इससे बन सकता है, छत्तीसगढ़ी का जो वर्तमान स्वरूप है वो किसका विकास है, तो अर्धमागधी आएगा आंसर। छत्तीसगढ़ी भाषा पर गोंडी, उड़िया, मराठी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाले विभिन्न आदिवासियों की बोली का प्रभाव पड़ा है। अब इससे क्वेश्चन बनता है, छत्तीसगढ़ी भाषा पर किस भाषा का प्रभाव नहीं पड़ा है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखें किसका पड़ा है, गोंडी का पड़ा है, उड़िया का पड़ा है, मराठी का पड़ा है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक, गोंडी, उड़िया, मराठी। छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाली विभिन्न आदिवासियों की बोली का भी प्रभाव पड़ा है। लगभग 1000 सन में छत्तीसगढ़ी भाषा में साहित्य सृजन की परंपरा शुरू हो चुकी थी। कब से साहित्य शुरू है, लगभग 1000 को माना जाता है, जिसे नरेंद्र देव वर्मा ने निम्न कालक्रमों के अनुसार विभाजित किया। हम लोग जो विभाजन देखेंगे ये नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला है आपका गाथा युग 1000 से 1520, ठीक है, 1000 से 1500 एडी। भक्ति युग 1500 से 1900, भक्ति युग 1500 से 1900, और तीसरा है हमारा आधुनिक युग, ठीक है, ये आपका है 1900 से वर्तमान तक। तो ये 3 भाग बांटा गया है, इसी के आधार पे हम लोग आगे इसको देखेंगे, ठीक है। गाथा युग, भक्ति युग, आधुनिक युग, समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे से करेंगे, देखना क्वेश्चन करेंगे तो बहुत मजा आएगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट होगा, पूरा देखिएगा, आपको एक एक लाइन से आपको फायदा होगा, ठीक है। पूरा डिटेल एनालिसिस किया गया है, जितना क्वेश्चन हुआ है, एग्जाम हुआ है अभी तक का एसीएफ का, ठीक है। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पीएससी के लिए, प्री के लिए,
ठीक है। मेंस के लिए डायरेक्ट मेंस के लिए भी जो मेंस की तैयारी करो वो भी देख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से। ठीक है, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट, अब याद करेंगे फैक्ट जिससे क्वेश्चन बनते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? ठीक है, प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? तो हीरालाल काव्योपाध्याय। ठीक है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम व्याकरणाचार्य हीरालाल काव्योपाध्याय 1890 में। ठीक है, इन्होंने रचना किया था, व्याकरण दिया था छत्तीसगढ़ी का। छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन बोलेंगे तो डॉक्टर शंकर शेष। शास्त्रीय अध्ययन किसने किया है? तो डॉक्टर शंकर शेष ने किया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलेगा। शास्त्रीय अध्ययन की बात करें डॉक्टर शंकर शेष। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद विकास बोलेगा तो आचार्य नरेंद्र देव। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद विकास बोलेगा तो आचार्य नरेंद्र देव। छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण कोश, याद रखेंगे, शब्दों का अंतर मत करिएगा। छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण कोश बोला तो क्रांति कुमार। छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण कोश क्रांति कुमार। साथ ही साथ याद कीजिए छत्तीसगढ़ी शब्दकोश रमेश चंद्र मेल्होत्रा। ठीक है, रमेश चंद्र मेल्होत्रा। ठीक, इसको अच्छे से याद रखेंगे, कई बार पूछा गया छत्तीसगढ़ी शब्दकोश। ठीक है, बार बार कन्फ्यूजन होता है, इसको आप लोग एक पेज में लिख कर चिपका लीजिएगा, बार बार इसको देखिएगा, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा ही, इतना ही सही। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश रमेश चंद्र मेल्होत्रा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी के प्रथम कवि किसको माने जाते हैं? नरसिंह दास वैष्णव। छत्तीसगढ़ी के प्रथम कवि नरसिंह दास वैष्णव। छत्तीसगढ़ी की प्रथम कवित्री बोलेंगे तो निरुपमा शर्मा। ठीक है, सोनाबाई भी बोलते हैं उनको, सोनाबाई। तो छत्तीसगढ़ी की प्रथम कवित्री निरुपमा शर्मा। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरणाचार्य पता ही पहले ही पढ़ चुके, हीरालाल काव्योपाध्याय 1890। पाणिनि भी बोला जाता है हीरालाल काव्योपाध्याय, तो हीरालाल को दो, छत्तीसगढ़ के व्याकरणाचार्य और पाणिनि। छत्तीसगढ़ी वाल्मीकि, वाल्मीकि किसको बोलते हैं? गोपाल मिश्र। ठीक है, कहाँ के थे? रायपुर के। ठीक है, ये रायपुर बोलता हूँ, रतनपुर के। तो छत्तीसगढ़ी वाल्मीकि गोपाल मिश्र। ठीक, आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के नीलकंठ। नीलकंठ किसको बोलते हैं? गजानन माधव मुक्ति बोर्ड। नीलकंठ किसको बोला जाता है? गजानन माधव मुक्ति बोर्ड। ठीक है, याद करते जाइए एकदम। विद्यासागर, छत्तीसगढ़ के विद्यासागर कौन है? रामदयाल तिवारी। छत्तीसगढ़ के विद्यासागर कौन है? रामदयाल तिवारी। छायावाद के जनक, अब देखिए छाया, हम लोग मुकुट पहनेंगे तो छाया बनेगा ही, तो मुकुटधर पांडे। छायावाद के जनक मुकुटधर पांडे। कौन सी रचना कान मिला था उनको? छायावाद के जनक कुर्री के प्रति। ठीक है, कुर्री के प्रति किसकी रचना है? तो मुकुटधर पांडे, इन्हीं के कारण उनको छायावाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्रथम कहानीकार, अब कहानी कौन सुनाता है? बंसी बजा के, तो बंसीधर पांडे। तो याद रखेंगे कहानी कौन सुनाता है, तो याद कर लीजिए बंसी। तो बंसीधर पांडे कहानी सुनाता है बंसी बजाते हुए। हीरू के कहनी उनकी पहली कहानी थी, हीरू के कहनी। ठीक है, प्रथम कहानी तो हीरू के कहनी, प्रथम छायावाद के जनक तो मुकुटधर पांडे। ठीक है, अब देखते हैं प्रथम नाटक। अब नाटक कौन करता है? तो लोचन प्रसाद पांडे। तो नाटककार बोलेगा तो लोचन प्रसाद पांडे। उनकी रचना क्या है? तो कलिकाल। 1905 में इन्होंने लिखा था एक नाटक कलिकाल। तो तीन चीज याद रखें, प्रथम नाटक कौन करता है? तो लोचन प्रसाद पांडे। क्या लिखा था? कलिकाल 1905 में। कहानी कौन करता है? बंसी बजा के बंसीधर पांडे, याद कर लीजिए। हीरू की कहनी पहली कहानी। ठीक है, और छायावाद कर जानते हो, मुकुट पहनेंगे तो छाया आएगा, तो छायावाद के जनक मुकुटधर पांडे। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार। अब निबंध कौन लिखता है? केयूर भूषण। रानी ब्राह्मण की दुर्दशा। ठीक है, रानी ब्राह्मण की दुर्दशा एक केयूर भूषण का है, प्रथम निबंधकार है केयूर भूषण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम गद्य लेखन की शुरुआत। देखिए गद्य लेखन और कहानी दोनों, देखिए गद्य लेखन और आपका नाटक ये दोनों सेम है। ठीक है, नाटककार कौन थे? लोचन प्रसाद। और गद्य लेखन कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। तो नाटक लिखा फिर गद्य लिखा। ठीक है, नाटक ही गद्य में आ जाता है। गद्य लेखन की शुरुआत किसने? लोचन प्रसाद पांडे ने। व्यंग्यकार बोलेगा छत्तीसगढ़ी के प्रथम व्यंग्य लेखक तो शरद कोठारी। व्यंग्य लेखन बोलेगा तो शरद कोठारी। हल्बी बोली में लोक कथाओं का संग्रह। अब हल्बी बोली बोले जहाँ भी बस्तर का हल्बी शब्द आया है या नीचे दंतेवाड़ा साइड बस्तर साइड का कुछ भी आए तो लाला जगदलपुरी, याद रखेंगे उधरी एरिया का था ये। ठीक है, तो हल्बी बोली में लोक कथा कौन लिखा है? तो लाला जगदलपुरी है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इतना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से।
व्याकरणाचार्य हीरालाल काव्योपाध्याय, शास्त्रीय अध्ययन डॉक्टर शंकर शेष, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास आचार्य नरेंद्र देव, छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण कोश क्रांति कुमार, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश रमेश चंद्र मेहरोत्रा, छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि बोलेंगे नरसिंहदास वैष्णव, कवित्री बोलेंगे निरुपमा शर्मा, व्याकरणाचार्य और पाणिनि ये दोनों हैं आपके हीरालाल काव्योपाध्याय, वाल्मीकि गोपाल मिश्र, नीलकंठ क्या है गजेंद्र माधव मुक्तिबोध, विद्यासागर कौन है रामदयाल तिवारी, छायावाद कौन है मुकुट याद करेंगे मुकुटधर पांडे कुर्री के प्रति लिखे थे। प्रथम कहानी कौन बंसी बजाते हैं बंसीधर पांडे हीरू के कहनी। नाटक कौन कहते हैं लोचन प्रसाद पांडे कलिकाल। निबंधकार कौन लिखते हैं केयूर घोषा रांडी ब्राह्मण के दुर्दशा। गद्य लेखन कौन की यही लोचन प्रसाद जो नाटक लिखे थे। व्यंग लेखन बोलेंगे शरद कोठारी। हल्बी बोली में लोक कथा तो लाला जगदलपुरी। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, इसको याद होना ही चाहिए, अच्छे 4 बार 5 बार पढ़िएगा इसको, ठीक है, आपके बुक में भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको बुक से अच्छे से याद कर लीजिएगा, या नोट्स बनाना है नोट्स भी बना सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं जो काल विभाजन किए थे, तो हम लोग ने उसको देखा था नरेंद्र देव के से, जो क्या था 1000 से था 1500, ठीक है। और इन जनरल की बात करें, अगर खाली जनरल में देता है तो आप ऑप्शन इसको भी याद रखेंगे, 950 से 1050, ठीक है। मध्यकाल बोलता है 1450 है, 950 से 1450, 1450 से 1850 और 1850 से अब तक, तो दोनों मिलता है। 1000 से 1500 वाला मिलेगा और 1500 से 1900, 1900 से आपका अभी तक, और ये भी मिलता है। तो ऑप्शन में जो भी पूछेगा उसके हिसाब से लगाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पहला को आदिकाल या वीरगाथा काल, ठीक है। तो इसको और कौन किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलता है छत्तीसगढ़ी साहित्य का स्वर्णकाल। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन गया आपका, छत्तीसगढ़ी साहित्य का स्वर्णकाल किसको बोलते हैं, तो आदिकाल या वीरगाथा काल को, ठीक है। जो कि इसका कितना तक था, 1000 से 1500 तक था, ठीक है। वर्णन क्या वर्णन मिलता आदिकाल में, तो प्रेम और वीरता का वर्णन दिया गया था। उस समय जो भी रचनाएं होती थी, जो भी साहित्य लिखा जाता था, उसका मेन फोकस क्या होता था, तो प्रेम और वीरता होता था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कमेंट कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, और सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और पूरा देखा करिए, क्योंकि बहुत फायदा होने वाला है आपको, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके। धार्मिक गाथा की बात करें, क्या क्या रचना होती थी उस समय, तो अगर धार्मिक रचना की बात करें तो पंडवानी, फूलवासना गाथा। फूलवासना क्या है ये पूछता है, इसका विषय वस्तु क्या है, तो सीता और लक्ष्मण के बीच संवाद है। ऐसा माना जाता है कि सीता माता ने लक्ष्मण को एक फूल लेने के लिए, पुष्प लेने के लिए भेजा था, उसी का वर्णन दिया है फूलवासना में, ठीक है। तो याद रखेंगे आदिकाल की अगर बोल दे आदिकाल के निम्न में से कौन सी रचना नहीं है या है, तो याद रखेंगे धार्मिक पर्पज से पंडवानी और फूलवासना आदिकाल की है, वीरगाथा काल की। वीर, अब देखिए हमारे वीर में देख लेते हैं, वीर रस से संबंधित क्या था, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय की गाथा। उस समय खैरागढ़ के राजा थे लक्ष्मी निधि कर्ण राय, उनकी जो गाथाएं थे वीर गाथा काल, वीर रस से भरी होती थी, ठीक है। अब आता है प्रेम गाथा, तो अहिमन रानी और केवला रानी, रेवा रानी, तीनों रानी का याद रखना, अहिमन केवला रेवा, अहिमन केवला रानी, ठीक है, अहिमन केवला रेवा रानी, ये तीनों रानी किसमें संबंधित है, तो आदिकाल से, वीरगाथा काल से। तो इतना इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है, एकदम सार को छांट के इसमें से बनाया गया है इसको, ठीक। अब आते हैं हमारा मध्यकाल। मध्यकाल का टाइम पीरियड कितना था, तो ये था 1500 से 1900, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब इसको। मध्यकाल को हम लोग भक्ति काल भी बोलते हैं, ठीक है। मध्यकाल को भक्ति काल का युग भी बोला जाता था, अन्य नाम बहुत देखें तो भक्ति काल बोला जाता है मध्यकाल को। प्रमुख रचना के लिए फूल कुआं देवी की गाथा, कल्याण साय की गाथा, ढोला मारू, नगेसर कईना। तो ये कई बार पूछा गया है नगेसर कईना कौन से काल की है या किसकी रचना, आगे देखेंगे किसकी रचना है उसको। अभी याद रखेंगे ये मध्यकाल से संबंधित थे, भक्ति काल, ठीक है, 1500 से 1900 तक में। फूल कुआं देवी की गाथा, कल्याण साय की गाथा, ढोला मारू, नगेसर कईया, ठीक है, कईना। अब मध्यकालीन प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। चलिए, तो इम्पॉर्टेंट आपको गोपाल मिश्र जो रतनपुर के थे, ठीक है, क्या बोला जाता है गोपाल मिश्र को, वाल्मीकि, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, इनकी रचना गोपाल मिश्र की याद करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। खूब तमाशा, भक्ति चिंतामणि, सुदामा चरित्र, राम प्रताप, रतनपुर महामात्य, जैमिनी अश्वमेध, ये गोपाल मिश्र की रचना है।
केवल 6 रचनाओं का यहाँ लिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये 6 हर एग्जाम में आता है, अच्छे से याद कीजिए। खूब तमाशा, भक्ति चिंतामणि, सुदामा चरित्र, राम प्रताप, रतनपुर महामात्य, जैमिनी अश्वमेघ। ठीक है, अगला देखते हैं बाबू रेवाराम। ठीक है, ये भी रतनपुर से। बाबू रेवाराम की रचना है गीत माधव, गंगा लहरी, नर्मदाष्टक, रामायण सार, ब्राह्मण शोध, विक्रम विलास, कृष्ण लीला। तो ये कृष्ण लीला इंपॉर्टेंट हो गया, विक्रम विलास। ठीक है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, विक्रम विलास, कृष्ण लीला। ठीक, तो याद रखेंगे बाबू रेवाराम, गीत माधव, गंगा लहरी, नर्मदाष्टक, रामायण सार, ब्राह्मण शोध, विक्रम विलास, कृष्ण लीला। अगला देते हैं लक्ष्मण कवि। भोसला वंश प्रशस्ति लिखे थे इन्होंने, तो भोसला वंश प्रशस्ति किसने लिखा है? तो लक्ष्मण कवि। याद कीजिए, भोसला वंश प्रशस्ति लक्ष्मण कवि। फिर अगला देखते हैं प्रहलाद दुबे। ये क्या लिखे? जय चंद्रिका। तो जय चंद्रिका के रचनाकार कौन है? प्रहलाद दुबे। ठीक, अन्य साहित्यकार देख लेते हैं। अन्य साहित्यकार में धनी धर्मदास, छत्तीसगढ़ी के प्रथम सशक्त कवि बोले जाते हैं। यहीं से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया आपके लिए। छत्तीसगढ़ी के प्रथम सशक्त कवि कौन है? धनी धर्मदास। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ी के प्रथम सशक्त कवि धनी धर्मदास। कबीरदास के शिष्य थे, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, कबीरदास के शिष्य करके इन्होंने रचना लिखा है, धनी धर्मदास। ठीक है, कबीरदास के शिष्य थे, ये रचना नहीं। ये क्या कौन थे? धनी धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे, और इनको बोला जाता है छत्तीसगढ़ के प्रथम सशक्त कवि। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ी के बोले हैं, छत्तीसगढ़ के नहीं बोले हैं, हिंदी के अलग होते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी के बोले हैं, याद रखें, छत्तीसगढ़ी शब्द आएगा तो धनी धर्मदास। हिंदी के सशक्त कवि आगे पढ़ेंगे। ठीक है, गुरु घासीदास सतनाम पंथ के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। ठीक, मध्यकाल के देख ले, इतने इंपॉर्टेंट थे। चलेगा, आधुनिक काल में आ जाते हैं। आधुनिक काल का समय कब था? 1900 से लेकर अब तक के चल रहा है आपका आधुनिक काल। ठीक है, चलेगा, आधुनिक काल को कल करेंगे, क्लास लंबे हो जाएंगे। ठीक, और आधुनिक काल के साथ जितने भी आपके मेन कवि हैं, सारे कवि और सारे इसको अच्छे से याद करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लिमिट है, तो आज पहली क्लास है तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, आप मध्यकाल और उतना को कीजिए। और आधुनिक काल के साथ हम लोग जितने भी रचना रहेंगे, रचनाकार एकदम अच्छे भी तरीके से याद करेंगे, क्लास में ही अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे, और बेहतर से बेहतर आप लोग को प्रोवाइड करेंगे मटेरियल्स। तो क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कराएंगे, साथ साथ आपको डेली आपका ऑब्जेक्टिव का भी क्लास करते जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी आपको बीच बीच में मिलते जाएगा, जैसे कंप्लीट होते जाएगा ऑब्जेक्टिव लगाते जाइएगा। और आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव की बुक हो तो जितना आज पढ़े उसका ऑब्जेक्टिव लगाते जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार शेयर कर दीजिए सभी, और लाइक कर दीजिए जाते जाते सभी लोग। कमेंट करके बताइए कैसा लगा क्लास। ठीक है, चलिए धन्यवाद।